Hey everyone, welcome back to the channel Dream ACCA. This is the first video of this channel, I guess, if I upload it before other videos. Guys, first of all, मेरा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई ACCA एफिलेट नहीं हूँ या ACCA मेंबर नहीं हूँ। मैं खुद एक ACCA स्टूडेंट हूँ जो कि फर्स्ट टाइम ही FR का एग्ज़ाम मार्च में देने वाली है। बट आई थॉट कि एक स्टूडेंट जिस तरीके से स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर सकता है और उसकी प्रॉब्लम्स को समझ सकता है, वैसे शायद एक टीचर नहीं कर पाता, या कर भी पाते हैं बट एक स्टूडेंट का इमोशन एक स्टूडेंट ही फील कर सकता है। एंड जब मैं अपनी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हूँ या जहाँ पे मुझे डाउट होता है उनको सॉल्व करती हूँ, देन वो चीज़ें मैं दूसरों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। That's why I started this channel. I hope you guys support this channel और अपना सपोर्ट दीजिए इस चैनल को। In favor, I want nothing, just your love and support. So let's start the video. And guys, अगर resources अभी इतने available नहीं है, I will try to do my best. और आज की वीडियो में हम कंसोलिडेशन से रिलेटेड बीपीपी किट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड 94th क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन व्हाट बेसिस मे अ सब्सिडियरी बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंसोलिडेशन इन अकॉर्डेंस विद IFRS 10 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो था एग्जम्पशंस फ्रॉम एक्सक्लूडेड द सब्सिडियरी। इसके लिए दो ही एग्जम्पशन थे। तो पहले मैं आपको वो रिकॉल करवा देती हूँ, वो कॉन्सेप्ट रिकॉल करवा देती हूँ। दैट इज़ कि जनरली देर इज़ नथिंग सिचुएशन कि वो एक्सेप्टेबल हो सब्सिडियरी को एक्सक्लूड करने के लिए, बट देर इज़ टू एग्जम्पशंस are highly unlikely to occur in practice. That is on the basis of materiality, and the subsidiary might be held for resale. Only two exemptions are there. The first option is absolutely wrong because this is not meet the criteria. The second option में काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो सकता है, एज मुझे भी हुआ था जब मैंने देखा कि एग्जम्पशंस के अंदर हेल्प फॉर रीसेल तो है ही, और जो सेकेंड ऑप्शन है उसके अंदर द सब्सिडियरी वॉज एक्वायर्ड विद द इंटेंशन ऑफ रीसेलिंग इट आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो मेरे दिमाग में दो बातें आई कि यार ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता करेक्ट, बिकॉज इसके अंदर इंटेंशन डाल दिया उन्होंने। तो क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? लेट इट बी। थर्ड ऑप्शन के पास जाते हैं। द सब्सिडियरी इज बेस्ड इन अ कंट्री विथ स्ट्रिक्ट एक्सचेंज। एज आई सेड कि दो ही एग्जम्पशंस है, दो ही क्राइटेरिया है, उसमें ये मैच नहीं होता है। सो एब्सोल्युटली नॉट। The fourth is there is no basis on which a subsidiary may be excluded from consolidation. तो ये फोर्थ ऑप्शन हम तभी ही करेक्ट बोल सकते हैं जब हम सेकेंड ऑप्शन को इनकरेक्ट बता सकें। तो जो सेकेंड ऑप्शन है उसके अंदर ये बोला है कि इंटेंशन हो कि एक सब्सिडियरी को परचेज करने का ये इंटेंशन हो कि उसको शॉर्ट पीरियड के लिए रखने के बाद में उसे रीसेल कर दिया जाएगा। सो इसका कोई लॉजिक मुझे नज़र नहीं आया। सो इसको हम रॉन्ग बोल सकते हैं। इसको रॉन्ग बोलने के बाद में हमारे पास यही ऑप्शन बचता है, क्योंकि ये दोनों तो ऑब्वियसली रॉन्ग है बिकॉज दे आर नॉट मेट द क्राइटेरिया ऑफ द एग्जम्पशंस। सो अवर ऑप्शन इज दिस ओनली। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैसे तो ये जो 95 क्वेश्चन है ना, ये आपका फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड नहीं है। ये जो है, ये प्रॉफिट एंड लॉस, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है ये। ओके, फिर भी हम पढ़ते हैं क्योंकि वो भी इसी चैप्टर का पार्ट है। When a bargain purchase arises, IFRS 3 business combination requires that the amounts involved in account calculating the bargain purchase should be reassessed. तो अकॉर्डिंग टू IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन ये बताता है कि जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं अमाउंट्स, तो उसके अंदर आपको बार्गेन परचेज को सबसे पहले रीअसेस्ट करना है। अब क्वेश्चन बता रहा है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ द बार्गेन परचेज हैज बीन कंफर्म्ड, हाउ इट शुड बी अकाउंटेड फॉर। द फर्स्ट ऑप्शन इज चार्ज्ड एज एन एक्सपेंस इन प्रॉफिट और लॉस, capitalized and presented under non-current asset, or credited to profit or loss, or shown as a dedication deduction from non-current asset. What will be the answer? तो इसके अंदर आंसर होगा हमारा क्रेडिटेड टू प्रॉफिट और लॉस। वाई क्रेडिटेड टू प्रॉफिट और लॉस? सी, अंडरस्टैंड कि जो बार्गेन परचेज है वो हमारे लिए क्या है? क्या वो हमारे लिए एक्सपेंस है? नो, इट इज इकोनॉमिक gain. It is economic gain for us. That's why we credit it to the profit or loss. Okay, I hope you understand, guys. Let's move towards the next question. Our next question is not 96 because it is not related to our topic. Next question is 97. It is related to consolidated statement of profit and loss. Which two of the following statements are correct when preparing consolidated financial statements? A subsidiary cannot be consolidated unless it prepares financial statements to the same reporting date as parent. Is that answer right? A subsidiary cannot be consolidated unless it prepares financial statements to the same reporting date as a parent. Is it right? I don't think so, because in IFRS 10, consolidated statement of financial statements, it is given that 3 months gap is allowed. So I don't think this is right. This is not a criteria or not necessary to prepare a financial statement same as reporting date as the parent. So this is absolutely wrong. By eliminating this option, let's move towards the second option. A subsidiary with a different reporting date may prepare additional statement up to the group reporting date for consolidated purpose. Yes, it is right. See, try to understand. A subsidiary with different reporting date may prepare additional statements up to the group reporting date for consolidation purpose. What this means? देखो, जो सब्सिडियरी कंपनी है उसकी रिपोर्टिंग डेट डिफरेंट है, तो वो एडिशनल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं ग्रुप रिपोर्टिंग डेट फॉर कंसोलिडेशन पर्पस के लिए वो एक एडिशनल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। इट इज गिवन इन IFRS 10 कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, you can check. Then move to the third option. We have to
select two options. Okay, a subsidiary's financial statement can be included in the consolidation if the gap between the parent subsidiary reporting date is 5 months. No, this is very wrong because there is only 3 months given in the IFRS. Only 3 months are allowed. Okay, so this is the not right. By eliminating this option, let's move towards the fourth one. So that फर्स्ट एंड थर्ड को हमने एलिमिनेट कर दिया, सेकंड हमारा राइट है, तो ये भी हमारा राइट होना चाहिए. बट लेट्स रीड फर्स्ट. ओके, where a subsidiary financial statements are drawn up to a different reporting date from those of the parent, adjustment should be made for significant transaction or event occurring between the two reporting dates. तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सब्सिडियरी और पेरेंट कंपनी डिफरेंट रिपोर्टिंग डेट पे प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट और ट्रांजैक्शन जो है वो करने होते हैं जो कि रिपोर्टिंग दोनों के रिपोर्टिंग डेट के बीच में होंगे. वो एडजस्टमेंट तो हमें करने ही होंगे. सो ऑब्वियसली दिस इज द राइट ना. मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके. सो IFRS 3 business combination requires an acquirer to measure the asset and liabilities of the acquiree at the date of consolidation at fair value. IFRS 13 fair value measurement provides guidance on how fair value should be established. Identify whether the following factors are relevant or not relevant consideration when arriving at the fair value of a non-financial asset according to IFRS 3. ओके, सो IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन की तरफ से हमें बताना है कि एक नॉन फाइनेंशियल एसेट के अकॉर्डिंग टू IFRS 13 इनमें से कौन से रिलेवेंट है और कौन से नॉन रिलेवेंट है. सो द फर्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एसेट. यस, इट इज रिलेवेंट. व्हाई? ऑब्वियसली यार, जब एसेट के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होंगे तभी हम उसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे. उसको किस तरीके से हम वैल्यू दे सकते हैं उसके लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स तो उसके पता होने चाहिए. हो सकता है वो नॉन इंटेंजिबल हो या हो सकता है नॉन करंट, करंट कुछ भी हो सकता है. तो एसेट के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होने चाहिए. देन द सेकंड इज द प्राइस पेड टू एक्वायर द एसेट. Price paid to acquire the asset. I don't think this is necessary. Is this necessary? Ask yourself. Not relevant. The principal or most advantageous market for the asset. Very important. Very relevant. एसेट को मार्केट में क्या वैल्यू मिल रही है वो तो हमें चाहिए ना, वो तो रिलेवेंट है. देन नेक्स्ट इज द हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज ऑफ एसेट. हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज ऑफ एसेट, जब हमें पता होगा कि एसेट को कितने साल तक यूज किया है, उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो कितना लगा है, तब हम उसकी फेयर वैल्यू को अच्छे से कैलकुलेट कर सकेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू explain. If you are still facing issues, you can comment. I will answer. So done with this question, move toward the 99th. In 20 minutes now, we will finish the A section questions from this chapter. Okay. An investor company assess control to determine whether or not it is the parent of an investee company. इस क्वेश्चन में ना हमें पूछा है कि एक कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, इफ़ यू रिमेम्बर, कि इन्वेस्टर को क्या इन्वेस्टर के ऊपर कंट्रोल कर सकता है. सो अकॉर्डिंग
to IFRS 10 consolidated statement फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें से हमें थ्री ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है which are required to determine whether an investor has control over the investee. Okay, so the first is the ability to use power over investee to affect the amount of investors return. क्या ये सही है? Ask yourself. Very clear. This point is very clear. Ability to use power over the investee. This is the first line given in that paragraph. Ability to use power over investee to affect the amounts of investors return. So this is correct. Then exposure. ये तो नाम पढ़ते ही मुझे पता चल जाता है कि ये सही होगा, बट पूरा पढ़ना is good. So exposure to rights to variable returns from its involvement with the investee. Exposure, right, variable return, सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर. Involvement with the investee. So yes, acquisition of 50% of more of the share capital. Is it right? No, because कहीं भी नहीं दिया हुआ IFRS 10 में, कहीं भी ऐसा नहीं दिया हुआ कि इन्वेस्टी को मोर देन 50% होना चाहिए, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो ये तो नहीं होगा. देन थर्ड ही बचा पावर ओवर द इन्वेस्टी. करेक्ट. मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Peter company owes 100% of the share capital of the following companies. The directors are unsure of whether the investment should be consolidated. So 100% of the share capital of the following companies, the directors are unsure of whether the investment should be consolidated. In which of the following circumstances would the investment not be consolidated? सो इस क्वेश्चन में ना हमें बताना है कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं वुड द इन्वेस्टमेंट नॉट बी कंसोलिडेटेड, जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कंसोलिडेट नहीं करेंगे. सो द फर्स्ट ऑप्शन, पीटर कंपनी डिसाइडेड टू सेल इट्स इन्वेस्टमेंट in Alpha Company as it is loss making. The directions believe in exclusion from consolidated would assist users in predicting the group future profits. Sorry, notification बस साइलेंट कर देती हूँ मैं. सो कहाँ थे हम? यस. सो इसके लिए तो हमें इन्वेस्टमेंट इसमें तो होता है, तो ये तो नहीं होगा. Second is Beta Company is a bank and its activities so different from the engineering activities of the rest of the group that it would be meaningless to consolidate it. So नहीं, इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम इसमें कंसोलिडेटेड एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई क्राइटेरिया है ही नहीं कि अगर एक्टिविटी डिफरेंट है तो आप कंसोलिडेशन नहीं बनाएंगे. आपको एक एग्जांपल देती हूँ. टाटा ग्रुप्स जैसे तनिष्क हो गया या टाटा मोटर्स हो गया, both are totally different activities but still they are preparing consolidation. So ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसके लिए कंसोलिडेशन हमें प्रिपेयर करना होता है. सो इसको रॉन्ग करेंगे. Delt company is located in a country where local accounting standards are compulsory and these are not compatible with IFRS standard used by the rest of the group. तो जो डेल्ट कंपनी है वो एक कंट्री में लोकेटेड है जहाँ पे लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपलसरी है. These are not compatible with IFRS standard used by the rest of the group. No, totally wrong. क्राइटेरिया से मैच ही नहीं हो रहा है.
Then the fourth is Gamma Company is located in a country where a military coup has taken place and Peter Company has lost control of the investment for the foreseeable future. तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे हम इसको करेक्ट कह सकते हैं कि military coup taken place and Peter Company has lost control of investment. जब कंट्रोल ही नहीं रहा है तो कंसोलिडेशन कैसे बनाएगा उसके लिए. So all the conclusion have came. This is the correct answer. So we are completed with the section A questions of the consolidated statement of financial position and profit and loss. Profit and loss के लिए भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, that is 94th. Guys, if you really like the video, then please like and subscribe my channel and please support this channel as you can. I will try my best, guys. I will try my best to provide you the better of study resources and all the things. Keep watching, keep supporting, keep loving. ओके, बाय. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ. और आप कमेंट भी कर सकते हो इन विच टॉपिक यू वांट नेक्स्ट वीडियो. एंड सजेशन आर always appreciable, so please suggest.